एवरीवन, बिजनेस स्टडी में जितना भी कोर्स हम कर चुके हैं रेगुलरली मैं आपको बताती हूँ कि जितना हम रेगुलर पढ़ रहे हैं उसे आप रेगुलर लिखते रहिए। यदि आप उसे लिखते रहेंगे तो आपकी स्टडी रेगुलर चलती रहेगी। और यदि आप स्कूल आ रहे हैं तब भी आप वीडियो देख करके आइए या फिर जा कर के देखिए। जब भी आपका समय कन्वीनियंट हो आप वीडियो ज़रूर देखेंगे। रेगुलर यदि आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको अलग से कुछ भी लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यदि आप उसे समझ पाएंगे तो आप उन क्वेश्चन को आसानी से लिख पाएंगे। थ्योरी को समझ करके एक बार सिर्फ यदि आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपके पास काफ़ी मटेरियल होगा जो कि आप क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बिजनेस स्टडी में अब हम आगे देखते हैं। जो हमने अभी तक कोर्स किया है उसका मैं आपको रेगुलर बताती रहती हूँ कि हम क्या क्या रेगुलर स्टडी करें और किस तरह से हम आगे भी क्वेश्चन की लर्निंग करते रहें। जब आप क्वेश्चन की लर्निंग करते हैं या किसी भी तरह से आप किसी क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं तो आप उसकी भी वीडियो या फोटो मुझे ज़रूर भेजिए। आपकी अलर्टनेस, आपकी स्टडी यदि आपकी रेगुलर हो रही है तो वो शो होती है कि आपने कितना उसमें एफर्ट किया है, कितना आपने उस पर वर्क किया है। यदि आप रेगुलर कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए ही फायदेमंद होगा। तो इस प्रकार से अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं उसके बारे में आपको रेगुलर बताती रहती हूँ। जो डायरेक्टिंग का चैप्टर है वो अभी हमारा कंटिन्यू है। उसमें हमने एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट देखे थे। वो 4 एलिमेंट में जो हमारे थे इंडिविजुअल हम उनके पॉइंट्स को भी देख रहे हैं। एक बार हमें सिर्फ इन एलिमेंट्स को आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जो डायरेक्टिंग के एलिमेंट है उसमें सबसे पहले थे सुपरविजन, फिर है मोटिवेशन, फिर है लीडरशिप और कम्युनिकेशन। इसको हम इंडिविजुअली पॉइंट्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सुपरविजन पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वालिटी ऑफ ए गुड सुपरवाइजर, जैसा कि मैंने आज क्लास में यदि जो छात्राएं क्लास में आई थी उनसे ये क्वेश्चन भी किए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे आंसर भी दिए हैं इनके। तो क्वालिटी ऑफ ए गुड सुपरवाइजर जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ बहुत कुछ या उनके प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। इसके बाद में जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन का भी एक क्वेश्चन जरूर आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि मोटिवेशन के द्वारा ही हम हमारे उपक्रम में अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको वर्क के लिए, कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। तो मोटिवेशन कितने तरीके से दिया जाता है यह भी बताया गया था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक जो इसमें पूरे चैप्टर में मोटिवेशन के पार्ट में मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, जिसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। इसके जो नीड्स हैं ये आपको चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से याद करना है। इसे आपको प्रोजेक्ट में भी दिया गया है। इसके आपको पूरे चार्ट को प्रिपेयर करके और उसकी डिटेल को भी समझा करके और पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे, इसे याद करके ही आप लिखेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ इंसेंटिव और मोटिवेशन, इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़े थे हमने, उसमें से कौन सी बेस्ट है यह भी देखा था। इसके बाद फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, इसकी भी इंडिविजुअल हमने पूरी थ्योरी देखी है। मैंने आपको 2 बार भी इसका रिवीजन करवाया है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। और यदि आप इसकी लर्निंग कर रहे हैं तो आप उसकी वीडियो मुझे भेजेंगे। डिफरेंस बिटवीन मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किस तरह से हम मौद्रिक रूप से या अमौद्रिक, मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी तरीके से हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे 5 पॉइंट्स के माध्यम से डिफरेंस को समझाया गया है। इसके बाद जो हमने देखा था कि क्या बेनिफिशियल है, नॉन मॉनिटरी और मॉनिटरी दोनों में से कौन सा मोटिवेशन सबसे बेस्ट होता है बिजनेस के लिए। तो उसके आंसर में यही है कि वी कैन से दैट कंक्लूजन दैट फाइनेंशियल गेन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन अप टू अ लिमिट।
एक लिमिट तक हम फाइनेंशियल मोटिवेशन दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि हम एक्सपेंसेस कर देते हैं तो वो हमारे लिए लॉस के रूप में सामने आता है। तो इसलिए after reaching a financial status or level, persons is more motivated by non-monetary incentives, though this limit varies from person to person. इस तरह से हमें यह कंफर्म करना होगा कि जब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद उन्हें फिर अमौद्रिक रूप से ही प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके हमने एलिमेंट्स देखे थे मोटिवेशन सिस्टम के, किस तरह से एक इफेक्टिव या अच्छा साउंड मोटिवेशन होना चाहिए, इसके पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। एक लीडरशिप देखा था हमने, लीडरशिप मतलब नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण होता है बिजनेस में, क्योंकि यदि हमने बहुत अच्छे से प्लान कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रिपेयर कर लिया, लेकिन यदि हमने समय पर उन्हें मार्गदर्शन नहीं दिया, उन्हें सही गाइड के रूप में एक गाइडेंस नहीं मिला, तो वह कार्य के प्रति दिग्भ्रमित या फिर वो किसी भी तरह की शंका में रह करके कार्य करते हैं। तो इसलिए एक अच्छा लीडर होना उनके लिए कंपलसरी है, जो उन्हें गाइड कर सके कि किस तरह से उन्हें कार्य सही दिशा में करना है। इसलिए लीडरशिप का इम्पोर्टेंस, मीनिंग, इसके क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर, इंटेलिजेंट होना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विजन भविष्य के लिए वो किस तरह से अपना दृष्टिकोण रखते हैं, मैच्योरिटी होनी चाहिए। इसके बहुत अच्छे आंसर क्लास में आज कुछ लड़कियों ने दिए थे। तो वे छात्राएं मतलब रेगुलर स्टडी कर रही है, लर्निंग भी कर रही है, जिन्होंने क्लास में आकर के और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया है। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, इसको भी आपको देखना है। मैनेजमेंट और लीडरशिप में डिफरेंस भी है, ये डिफरेंस को भी आपको याद रखना है। जितने भी डिफरेंसेस दिए होते हैं ये काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही चीजों को आप समझ पाते हैं जिन दो के बीच में डिफरेंस बताया गया है। टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, इसकी थ्री टाइप्स थी, 3 स्टाइल्स थी, ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक या फ्री हैंड। तो ये तीनों ही हमने अच्छे से सीखी है। इन तीनों में जो डिफरेंस दिया था, ये डिफरेंस भी मैंने आपको बहुत अच्छे से लर्न करने के लिए कहा है। तो आप इसे करते रहिए, लर्निंग आपकी चलती रहनी चाहिए। यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो देख करके भी कई बातें सीख पाएंगे जो वीडियो के बीच में आपको बताई जाती है। इसके बाद कम्युनिकेशन मतलब हम किस तरह से बातचीत करें, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाएं सही समय पर, यदि विचारों को और सूचनाओं को प्रेषित। सो कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके इम्पोर्टेंस, और फिर वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, इसके 6 टाइप्स दिए हुए हैं। तो ये 6 टाइप्स में हम देख रहे थे, हमने फॉर्मल देखा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल, ओरल कम्युनिकेशन, रिटर्न, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और गेस्ट्रल। तो इसमें हमने 4 पॉइंट कर चुके हैं, 5th पॉइंट हमारा अभी कंटिन्यू है। आप जब इसे लर्न करेंगे तो इस चार्ट के माध्यम से ही आपको पूरे को समझना है, और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ करके ही इस चार्ट के माध्यम से फिर इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं जो हमारा 4th पॉइंट है, जो रिटर्न कम्युनिकेशन है, वो हम देख चुके थे। 5th पॉइंट जो है वो है डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन। It takes place between superior and subordinates. The communication follows the line of authority from the management down to the bottom of the organization. Hierarchy. Its traditional importance is to convey management's objectives, policies, plans, strategies and programs to those below them. मीन्स डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब होता है कि नीचे की ओर किया गया या अधोमुखी संप्रेषण कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन टॉप लेवल के जो अधिकारी होते हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं या टॉप लेवल के जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, उनकी ओर से किया जाता है।
मीन्स इस जो हमारे टॉप लेवल के जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं उसे जब सही रूप में हमें गाइड के रूप में या हमारे पास पॉलिसीज के रूप में या प्लान या किसी भी व्यू रचना या प्रोग्राम या कार्यक्रमों के अंतर्गत जब हमारे पास किसी तरह की सूचना आती है या इंफॉर्मेशन मिलती है तो वह कहलाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा उसके मैनेजर द्वारा जब स्टोर मैनेजर को या स्टोर मैनेजर के द्वारा जब परचेज मैनेजर को किसी भी तरह का कोई संदेश या कोई इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज दिया जाता है तो वो कहलाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसका हम मीनिंग यूँ समझ सकते हैं कि जब टॉप लेवल के अधिकारियों या प्रबंधकों द्वारा निचले स्तर तक जो भी मैसेज दिए जाते हैं वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। इट फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू देयर सुपीरियर्स इन द हायरार्की। It may consist of information relating to work performance of subordinates, problems faced by them in work, their suggestions and grievances sometimes. Upward communication also contain advice sought by employees regarding their personal problems. अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब ऊपर की ओर, जैसा कि नाम से भी हम समझ सकते हैं। यह जो कम्युनिकेशन जो होता है वो नीचे की ओर संप्रेषण का कम्युनिकेशन का जस्ट अपोजिट होगा, मतलब बिल्कुल विपरीत होगा। इसमें जितने भी सजेशंस होते हैं, जितनी भी कंप्लेंट्स होती है, जितनी भी हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो नीचे से ऊपर की ओर में प्रवाहित होती है, फ्लो की जाती है। यह कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि इसमें कंटिन्यूशन में जो लो लेवल के एम्प्लॉय होते हैं वे बिल्कुल ओपनली खुल करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। उसका उन्हें एक अवसर भी मिल जाता है और इससे उनके मनोबल में भी वृद्धि होती है। जितने भी अधिकारी हैं उनको निचले स्तर की वास्तविक स्थिति का भी ज्ञान हो जाता है और पर्सनली वे एक की पूरी जो कार्य क्षमता है, उनके वर्किंग की स्टाइल है, ये सबको वे जान पाते हैं। तो यह कम्युनिकेशन की जो सबसे बड़ी कमी, जो इस कम्युनिकेशन के द्वारा जो सबसे बड़ी कमी है उसमें यह हो कि नीचे की ओर से गलत सूचनाएं भी भेजी जा सकती है। तो इसका विशेष रूप से जो मेडिएटर होते हैं या जो सुपरवाइजर्स होते हैं वे ध्यान रखें कि जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से गलत सूचनाएं हैं उन्हें अपवर्ड न करें, उन्हें ऊपर तक न पहुंचाएं। तो इस तरह से ये जो कम्युनिकेशन की स्टाइल होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है लो लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए या कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उन्हें पूरा एक मौका मिलता है या उन्हें एक ऐसा टाइम होता है जबकि वे चाहते हैं कि हमारी बात को तुरंत हम अपने अधिकारियों तक पहुंचा दें। तो उसके लिए उनके लिए बहुत अच्छा ये चांस होता है। नेक्स्ट जो है वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। It implies the flow of communication among persons occupying positions at the same level of authority. Exchange of information between two departments, two departmental heads, or between two or more managers of equal rank in horizontal communication. Such communication between persons of equal rank is necessary to solve common problem and to coordinate different activities. हॉरिजेंटल मीन्स होता है कि समतल, पूरी तरह से जो एक समान पद पर रहने वाले अधिकारी या कर्मचारियों के बीच में जब इस तरह का कोई कम्युनिकेशन हो तो इसे हॉरिजेंटल कहा जाता है। यह जो कम्युनिकेशन होता है वो एक जैसे विभागों के बीच में होता है, इसलिए इसमें बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं जब किसी को किसी की बात को समझ में न आए या कोई किसी बात को समझ न पाए। इसलिए यह जो कम्युनिकेशन होगा यह भी बिजनेस में काफ़ी पॉपुलर होता है या किया जाता है। इसके बाद है एट पॉइंट गेस्ट्रल कम्युनिकेशन।
Communication through gestures is used to make verbal or written communication more effective. The important gesture may be waving of hands, putting of lips, movement of eyes, shaking hands, and patting on back. This type of communication has immediate effect on the communication. जो गेस्ट्रल होता है मतलब सांकेतिक रूप में जब हम किसी को अपनी बात को या अपने विचारों को या अपने मैसेज को देना चाहते हैं तो उसके कई तरीके हो सकते हैं. हम हाथ हिला करके या अपने होठों को मतलब अपनी आईज के द्वारा भी, अपनी आंखों के द्वारा भी हम अपनी बात को किसी को समझा सकते हैं. हम अपने होठों को भी बंद करके या किसी भी तरह से हम अपनी जो संकेत दे सकते हैं वो संकेतों के द्वारा हम अपनी बात को या हमारे मैसेज को या हमारी भावना को हम दूसरों तक पहुंचा दें तो वो कहलाएगा गेस्ट्रल कम्युनिकेशन. इस तरह से जितने भी ये कम्युनिकेशन की स्टाइल्स थी इसे आप चार्ट के माध्यम से देखेंगे तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है. इसमें जो मेन स्टार्टिंग के 4 थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. बाद के जो अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड गेस्ट्रल है इनके डिटेल आपको शॉर्ट में ही समझाने हैं. इसलिए आपको स्टार्टिंग के 4 पॉइंट बहुत अच्छे से करना है और अगर पूरा क्वेश्चन करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का तो उसमें आपको ये बाद के 4 पॉइंट भी शॉर्ट में क्लियर करने रहेंगे. तो आपके लिए ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन होगा जो आपको प्रिपेयर करना है. और इस क्वेश्चन को करने के बाद इसके जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं जो कि है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. जो हमारे प्रभावी कम्युनिकेशन होना चाहिए या हमारा किस तरह से हम बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपने कम्युनिकेशन को दे पाएं तो उसकी कुछ बाधाएं यहाँ पर बताई गई है. तो इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस communication are not successful in many ways. Failure in caused due to following barriers. कुछ यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज. Communication will be ineffective if the communication is less educated or he does not know the language of the communication or the language told in ambiguous and not understandable. Second point है lack of attention. When the receiver does not pay complete attention to the message, communication become ineffective. A person may be attractive when he considered the messages as superficial or uninteresting. तो जिस तरह से हम ये कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यदि हम कॉन्शियस होते हैं या बिल्कुल इंटरेस्टिंग कोई मैटर नहीं होता है तो उस बारे में भी हम बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक किसी मैसेज को नहीं दे पाते हैं, इसलिए भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है. कई बार प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है. जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं हो सकता है उन्हें इंग्लिश नहीं आती हो या उन्हें वह समझ में नहीं आती हो बात जो हम अपने मैसेज में समझाना चाहते हैं. थर्ड पॉइंट है स्टेटस बैरियर. इन एन ऑर्गेनाइजेशन सम पीपल हैव हायर स्टेटस देन अदर. Persons of higher status do not talk freely with those of lower status. Subordinates at lower level don't feel free for talk to superiors. When a subordinate does not have trust in the superior, communication become free, less effective. जब कोई बहुत ही उच्च अधिकारी अपने निम्न कर्मचारी से बात करता है तो वह अपने स्टेटस को लेकर के भी काफ़ी कॉन्शियस होता है और इसलिए भी वह अपनी सही मैसेजेस को या अपनी बात को पूरी तरह से समझा नहीं पाता है. Haste in decision. The communication forms a based opinion about the communication and takes a decision in haste before understanding the spirit of communication completely.
कई बार हम किसी भी कम्युनिकेशन के द्वारा अपने डिसीजन को भी उन पर थोपना चाहते हैं, लेकिन वे उसको नहीं समझना चाहते क्योंकि वे उस कार्य को नहीं करना चाहते हैं। इसलिए भी हम हमारे कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्टिव नहीं बना पाते हैं। Organizational barrier, if the enterprise has adopted line organization and there is established scalar chain through which every communication has to pass, carelessness at any point may delay the communication or distort the fact and render it useless. जब हमारे ऑर्गेनाइजेशनल की भी किसी तरह की कोई समस्या आती है जो हमारी संगठनात्मक समस्या कहलाती है, तो जो हमारा उपक्रम है, जो बिजनेस है, उसमें अपनाई जाने वाली जो भी ऑर्गेनाइजेशनल की मेथड्स होगी, उनके कारण भी हम कम्युनिकेशन में काफ़ी अलर्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ है, जो रूल्स है, जो उनके एक्ट है, पद है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें भी जटिलता के कारण काफ़ी बैरियर्स उत्पन्न हो जाते हैं। फिर है फिजिकल बैरियर। इन केस ऑफ डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय नॉइज, सफोकेशंस एक्सेट्रा, कम्युनिकेशन बिकम इनइफेक्टिव। बहुत ज़्यादा आवाज़ के कारण या दूरी से संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम आती है या कोई बहुत ज़्यादा जहाँ पे शोर हो रहा हो, उस कारण भी बहुत ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा कभी कभी नहीं हो पाता है। फिर है डिस्टोरेशन ऑफ फैक्ट्स। कम्युनिकेशन कंटेंट द आइडियाज ऑफ कम्युनिकेटर, overload of information. Managers are flooded with information from various sources. They may not always be able to regulate the flow of information. Effectiveness thus is adversely affected. जो हमारा कम्युनिकेशन की स्किल्स होती है, उसके भी यदि हम में अभाव है तो उसके कारण भी हम अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की लोड होता है तब भी हम हमारी सूचनाओं को अपने सबऑर्डिनेट्स तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए उसमें हम इफ़ेक्टिव तरीके से अपने मैसेजेस को कन्वे नहीं कर पाते हैं। स्टेप्स टू ओवरकम द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। किस तरह से हम कौन कौन से स्टेप्स को उठाएं जिससे कि हम कम्युनिकेशन की बैरियर्स को दूर कर सकें। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज द फर्स्ट रेमेडी टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Second, communication should be brief and adequate. Incomplete messages creates misunderstanding. Third, the messages should reach the receiver at right time and the media used should be proper. Fourth, the messages sent should be consistent with the objectives, policies and programs of the organization. Informal communication should be given more important and careful listening is essential for effective communication. जो इसकी बाधाएं होती है उन्हें दूर करने के लिए डायरेक्ट जो हमें जो संपर्क है वो उनसे करना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम अपनी बात को देना चाहते हैं, जिन्हें हम समझाना चाहते हैं, उनके बीच में किसी भी तरह की कड़ियों का होना हमारे मैसेजेस को बांट देता है। इसलिए हमारे मैसेजेस को हम इजी और क्लियर और आसानी से समझ पाए ऐसी लैंग्वेज में दें। जितने भी हमारे यहाँ टूल्स हैं या जो हमारे साधन हैं कम्युनिकेशन के, उसे भी हम पूरे प्रॉपर सही रखें। जैसे हमारे हेडफोन्स हैं, हम फ़ोन के द्वारा मैसेज देना चाहते हैं लेकिन हमारे फ़ोन में वॉइस ही ठीक से नहीं आ रही है, तो इस तरह से हम अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर पाएंगे। जितने भी हमारे अधिकारी हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में आपस में एक कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, मतलब वे विश्वास रख करके अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाएं। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसको अपनाना चाहिए, मतलब पूरी तरह से अनौपचारिक तरीके से बातें की जानी चाहिए या हम अपने मैसेजेस को दूसरों तक दें। जो हमारी सुनने की कैपेसिटी होती है उसका भी हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। बहुत अच्छे जो
कोई अगर हमें सुझाव या परामर्श देते हैं तो उनकी बात को हम बीच में सुन भी सकते हैं। मैसेजेस देते देते उसमें हम अपनी जो भी करेक्शन करना है वो भी करते हमें आना चाहिए। जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है उसको भी हमें महत्व देना चाहिए। यदि कोई हमारे यहाँ का एम्प्लॉय या कोई भी हमसे अगर डायरेक्ट किसी बारे में कोई राय लेना चाहता है तो हम अपनी राय को उस समय दे दें और उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर दें। तो और केयरफुल लिसनिंग होनी चाहिए, पूरी तरह से हम ध्यानपूर्वक सबकी बातों को सुनें। इस प्रकार से जो ये चैप्टर था वो हमारा आज क्लोज हुआ। इसके बाद के जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं ये आपको कंप्लीट करना है। आपको पता ही होगा जिस तरह से हमारे इसमें चेंज आया है सिलेबस में, 30% का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन रहेगा और 70% होगा हमारा थ्योरी का पोर्शन। तो 30% में आपको जितने भी इसमें चैप्टर के बीच बीच